नमस्कार, मैं हूं प्रिया असीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत एक महत्वपूर्ण जानकारी से करते हैं। शैक्षणिक स्तर 2021-22 के लिए 8वीं कक्षा के छात्र एनरोलमेंट के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष ने 20 फरवरी तक बिना विलंब शुल्क आवेदन लिए जाने की बात कही, जबकि उसके बाद 28 फरवरी तक 300 रुपये प्रति छात्र विलंब शुल्क लिया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह एवं सचिव श्री कृष्ण कुमार ने आज यहां बताया कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए एनरोलमेंट आवेदन ऑनलाइन भरने के लिए तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। सभी विद्यालय मुखिया बिना विलंब शुल्क के 8 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक आवेदन करना सुनिश्चित करें। इसके बाद 300 रुपये प्रति छात्र विलंब शुल्क सहित 21 फरवरी से 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए एनरोलमेंट रिटर्न निर्धारित शुल्क के साथ एक बार या एक मुश्त में ही जमा करें। वहीं उन्होंने कहा कि 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एनरोल रिटर्न भरते समय विद्यालयों द्वारा छात्र छात्राओं का आधार नंबर दर्ज कराना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी के पिता का आधार नंबर भी भरना होगा। यदि किसी कारण पिता का आधार नंबर नहीं है तो माता का आधार नंबर भरना होगा। वहीं उन्होंने बताया कि विद्यार्थी की नवीनतम फोटो विद्यालय वर्दी में तिथि सहित अनिवार्य होगी। आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा होनी है उस बारे में प्रेस नोट जारी कर रहा है कि हरियाणा राज्य के राजकीय, अराजकीय, स्थायी, अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय व संस्कृत गुरुकुल व हरियाणा राज्य में स्थित सीबीएसई, आईसीएसई व अन्य सीआईसीएसई अन्य बोर्डों से स्थापित मान्यता प्राप्त विद्यालय 8वीं कक्षा जिसमें संस्कृत गुरुकुल के संदर्भ में प्रथमा एनरोलमेंट के लिए 8 फरवरी 2022 से आरंभ हो रही है, यानी कि आज से शुरू हो रही है। बोर्ड की वेबसाइट www.bsc.org पर लिंक पे आप जाएंगे तो स्कूल वो अपनी आवेदन शुरू कर सकता है। सभी विद्यालय मुखिया बिना विलंब शुल्क के 8 फरवरी से 20 फरवरी तक सभी विद्यालय अपनी बच्चों की एनरोल बच्चों को कर सकते हैं। 21 फरवरी से 28 फरवरी तक 300 रुपये जुर्माने के साथ विलंब शुल्क के साथ भर सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को हरियाणा से मान्यता प्राप्त विद्यालय जो हैं उनको प्रत्येक विद्यार्थी को 100 रुपये छात्र शुल्क जमा कराना होगा। सीबीएसई, सीआईसीएसई व अन्य बोर्ड से संबंधित विद्यालय हैं उनके विद्यार्थियों को भी 100 रुपये से ही जमा कराना होगा, लेकिन उनको 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी होगी। आठवीं वाले विद्यार्थियों को अपना आधार नंबर देना है, अपने पेरेंट्स का आधार नंबर भी देना है और विद्यार्थी की स्कूल यूनिफॉर्म की फोटो भी अपलोड करनी है। और किसी डबल जमा हो जाएगा तो उसका वापसी के लिए उसको 60 दिन के अंदर अंदर आवेदन भी करना होगा। अभी तक 7,268 स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और 6,101 स्कूल की एफिलिएशन भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसी प्रकार जो गवर्नमेंट स्कूल है, बोर्ड से संबंधित गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उनके 3300 विद्यालयों ने अपना एफिलिएशन का फॉर्म कंप्लीट कर दिया है। जो बोर्ड से संबंधित प्राइवेट स्कूल हैं 2281 ने एफिलिएशन कंप्लीट कर दिया है, 2409 ने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है। सीबीएसई के जो प्राइवेट स्कूल हैं 834 स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन किया है और 439 स्कूलों ने उन्होंने 78 स्कूलों ने एफिलिएशन भी कंप्लीट कर दिया है और आईसीएसई जो बोर्ड है उसके 17 स्कूलों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और 3 स्कूलों ने कंप्लीट कर दिया है। तो कुल मिलाकर 7,268 स्कूलों में से 6,101 स्कूलों ने ये अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया है। 6 स्कूल रजिस्ट्रेशन भी और बच्चों का एनरोलमेंट भी साथ साथ ही कर सकेंगे। जिले के गांव तालू में 35 वर्षीय किसान की सिर फोड़कर हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। हत्या का आरोप मृतक के ही परिवारजनों पर लगा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खेत में शराब पीने के बाद आपसी झगड़े में यह हत्या किया गया।
आपको बता दें कि पूरा मामला सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के पैतृक गांव तालू का है। उन्होंने बताया जा रहा है कि 35 वर्षीय कुलदीप गेहूं की फसल की आवारा पशुओं से रखवाली करने अपने खेत में गया था। वहां उसने अपने ही परिवार के गब्बू व अन्य लोगों के साथ मिलकर शराब पी, जिसके बाद कुलदीप का गब्बू से झगड़ा हो गया। गब्बू ने अपने बेटे सुधीर व अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर कुलदीप के सर में लाठियां मारी, जिससे कुलदीप की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जांच में जुटे सदर थाना SHO इंस्पेक्टर जय सिंह यादव ने बताया कि खेत में शराब पीने के बाद झगड़े में कुलदीप की हत्या की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मृतक कुलदीप की हत्या के आरोप में उसके पिता सतवीर की शिकायत पर आरोपी बाप व बेटे सहित 3 पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है और जांच आरंभ कर दी गई है। हाँ, रात को हमारे को कंट्रोल के माध्यम से सूचना मिली थी। तो विजय नाम के लड़के ने कंट्रोल में फ़ोन किया था, तो पुलिस मौके पर पहुंची। हम भी मौके पर पहुंचे तो वहाँ एक खेत के कोटड़े के अंदर कुलदीप नाम के लड़के को सर में चोट लगी हुई थी, जो डेड हो रहा था। वहाँ दिन के अंदर 4-5 लड़कों ने आपस में शराब पी थी। उसके बाद जो एक गब्बू नाम का व्यक्ति वो वापिस आता है, तो गब्बू का लड़का सुधीर और गब्बू और एक अन्य ने मिलकर उसको चोटें मारी हैं, जो डंडों की चोटों से वो एक्सपायर हुआ है। हम उसका पिता के बयान पर हमने FIR रात को दर्ज कर ली है। अब पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा करा रहे हैं और उसके बाद हम नियमानुसार जो आरोपी हैं वो शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। डंडे से चोट। अपनी लंबित मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कर्मियों की हड़ताल आज 62वें दिन में प्रवेश कर गई। आज इन कर्मियों ने कृषि मंत्री JP दलाल के आवास के सामने धरना दिया और अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए कल भाजपा विधायक के आवास पर धरना देने की बात भी कही। आंगनवाड़ी कर्मियों की हड़ताल को संबोधित करते हुए CTU व यूनियन नेताओं ने कहा कि आंगनवाड़ी की हड़ताल को 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, मगर सरकार आंगनवाड़ी कर्मियों की मांगों को पूरा करने की बजाय तानाशाही तरीके से आंदोलन को कुचलना चाहती है। मगर प्रदेश की 40,000 आंगनवाड़ी कर्मी मजबूत एकता बनाकर सरकार की हठधर्मिता का मजबूती से मुकाबला कर रही हैं। उन्होंने कहा कि तालमेल कमेटी के आह्वान पर प्रदेश की सभी आंगनवाड़ी कर्मी 14 फरवरी को करनाल में मुख्यमंत्री आवास पर पड़ाव डालेंगी। जब तक मांगें नहीं मानी जाएंगी, पड़ाव जारी रहेगा। CTU नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में ICDS के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं की है, वहीं दूसरी ओर कॉर्पोरेट टैक्सों को घटाकर 15% पर ले आई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किए गए समझौते से पीछे हट रही है। वर्ष 2018 में किए गए वायदे को पूरा नहीं किया जा रहा है। पिछले 4 साल से केंद्र सरकार से यह पैसा हरियाणा सरकार ले रही है, उसे वर्करों व हेल्परों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयं 6 मार्च 2018 को विधानसभा में घोषणा की थी कि वर्करों को राज्य सरकार की आउटसोर्स पॉलिसी में ठेका कर्मचारी की अर्ध कुशल व कुशल श्रेणी की मान्यता देकर उनके बराबर मानदेय मिलेगा। वह इसे महंगाई भत्ता के साथ जोड़ा जाएगा। इसमें 10 साल की सेवा से अधिक पर अर्ध कुशल का मानदेय तय होगा और इससे कम सेवा पर अर्धकुशल का मानदेय तय होगा। यही नहीं, सरकार ने 2 किस्त महंगाई भत्ते की भी वर्ष 2019 में दे दी थी। 2 साल से प्रत्येक वर्कर के हिसाब से 8,000 रुपये केंद्र सरकार से राज्य सरकार मोबाइल खरीदने के लिए ले रही है। यह राशि 20 करोड़ 8 लाख रुपए बनती है। सरकार मोबाइल नहीं दे रही है और वर्करों से ऑनलाइन काम करवाने का दबाव डाल रही है। मैं आंगनवाड़ी वर्कर कैरू ब्लॉक से हूँ। मेरी बहनों के साथ यहाँ मैं हड़ताल पर बैठी हूँ, जो कि 2018 का समझौता लागू करवाने के लिए। पहले तो मन की बात में PM मोदी ने हमसे बोला था, भाई सारी बैठो आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर, मैं आप मन की बात कर रहा हूँ। तो उसमें हमारे 1500 रुपये वर्कर के और 750 रुपये हेल्पर के बताए थे, और जो कि दिवाली का तोहफा दिया था, जो कि इतने 3.5 साल से आज तक हमें नहीं मिला है। उसके बावजूद खट्टर सरकार ने भी 2018 में हमसे वादा किया था कि मार्च 2018 में हमसे वादा किया था कि अब मैं इन बहनों का कुशल और कुशल का दर्जा दे रहा हूँ, और वो आज तक नहीं दिया है। ये सरकार ऐसी झूठी निकम्मी गद्दार है जो अपने कहे हुए पे और मुकर रही है। इस सरकार के विरुद्ध में हमने 2 महीने हो गए, 3रा महीना चालू हो चुका है, धरना दे रही है। साल के कृषि मंत्री के यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं और वो एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए हैं। इसलिए आज हम रोज स्वरूप इनके यहाँ प्रदर्शन
धरना स्वरूप रख के पूरे दिन का प्रदर्शन किया है। और हम यही चाहते हैं कि ये हमने विधायक इनको बनाया था और ये हमारी बातें आगे जाके उठाए, क्योंकि संसद में मुख्यमंत्री जी ने बोला था 6 मार्च 2018 को, जो अब पीछे हट रहे हैं अपनी बात से, और उसी को मनवाने के लिए हमने अपना धरना शुरू किया हुआ है। 2018 सितंबर में मोदी ने जो घोषणा की थी वो बजट भी हमारा उन्हीं के पास है, जिसको वो लागू नहीं कर रही। मेरा नाम सुदेश है जी, आंगनवाड़ी वर्कर, और हम आज धरने पर बैठे हैं। तो आज हमारे पूरे हरियाणा में ये रोष प्रदर्शन है। बीजेपी जेजेपी जितने भी विधायकों के आवास पर हमने धरना दिया है, और हमें ऐसे ही गांव-गांव में जाकर भी ये प्रचार करेंगे कि सरकार ये झूठे वादे करती है और बाद में अपने ही वादों से वो मुकर जाती है। इसके लिए हमें 2 महीने हो गए रोड पे बैठे हो, लेकिन सरकार जो टस से मस नहीं हो रही। मंगलवार को PCCAI द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन हनुमान जोड़ी धाम में किया गया। इस अवसर पर PCCAI अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने BCCI द्वारा PCCAI सदस्य को कमेटी से जोड़े जाने और उन्हें PCCAI खिलाड़ियों को भी BCCI के साथ जोड़े जाने की जानकारी दी और उनका आभार व्यक्त करते हुए खुशी जताई। इस अवसर पर PCCAI राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया व राष्ट्रीय महासचिव रवि चौहान ने पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एक लंबे प्रयास के बाद दिव्यांग खिलाड़ियों और उनसे जुड़ी संस्थाओं को क्रिकेट जगत में BCCI के द्वारा बड़ा तोहफा दिया गया है, जिसके बल पर दिव्यांग खिलाड़ियों को बड़ी ताकत मिलेगी और साथ में क्रिकेट जगत में दिव्यांग खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देने वाली उन संस्थाओं को भी बड़ा सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक लंबा प्रयास उनका रहा है और जिसके बल पर उन्हें अब मंजिल प्राप्त हुई है। PCCAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने कहा कि BCCI के महासचिव जय सिंह भाई ने हमारी संस्था के महासचिव को BCCI के बैनर के नीचे बनी कमेटी में शामिल किया है। यह उनके लिए बड़े गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि PCCI के महासचिव रवि चौहान का अथक प्रयास रहा है कि उन्होंने उनके बल पर दिव्यांग खिलाड़ियों का यह सपना साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि वे दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए 100% करना चाहते थे और अब BCCI से जुड़ने के बाद दिव्यांग खिलाड़ियों को 100% सुविधाएं मिलने की उम्मीद जगी है। यह सारा श्रेय BCCI के महासचिव जय भाई शाह और PCCI के राष्ट्रीय महासचिव रवि चौहान को जाता है। वाइस प्रेसिडेंट रमेश सैनी जी और हमारे हेड कोच नरेंद्र धवन जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है तो आप सब लोगों को हमने इसलिए बुलाया है कि BCCI ने पीछे 19th जो AGM हुई 4 दिसंबर को कलकत्ता में, उसमें डिफरेंटली एबल क्रिकेट कमेटी उन्होंने बनाई है, जिसमें उन्होंने मेरा नाम भी रखा है। और काफ़ी सालों से हम प्रयत्न में थे कि BCCI से क्रिकेट को ले, तो उन्होंने 19th AGM में वो कर दिया। AGM में प्रस्ताव पास करके 3 लोगों को उस कमेटी में रखा गया है। जिस तरीके से उनके संविधान में लिखा है कि एक ब्लाइंड क्रिकेट से मिस्टर महांतेश जी हैं, डेफ क्रिकेट से मिस्टर सुमित जैन और फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट से मेरा खुद का नाम है। तो ये हमारे भिवानी शहर के लिए और पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है कि दिव्यांग क्रिकेट को BCCI ने अपने अंडर लिया, कमेटी बनाई, और ये क्रिकेट जो है यहाँ से शुरू हुआ भिवानी से, और भिवानी के लोगों के सहयोग से इस क्रिकेट को बहुत ऊंचाइयों तक जाने का मौका मिला। अलग अलग देशों की टीमों के साथ हम खेले और अलग अलग देशों को हमने भिवानी में भी बुलाया, दूसरे प्रदेशों में भी बुलाया। लेकिन यहाँ का मुख्य कारण यही है कि आज हम जिस जगह बैठे हैं, जिस प्रांगण में बैठे हैं, महंत चरणदास जी के सानिध्य से, हनुमान जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने जो एक मंजिल थी वो हमने एक पाली है। और इसमें सबसे अहम रोल रहा है जय भाई शाह का, जो BCCI महासचिव हैं। उनसे BCCI से हम लगातार पिछले कई सालों से टच में थे, लेकिन जैसे ही जय शाह जी महासचिव आए और उनके हम संपर्क में आए अहमदाबाद के अंदर, जब उनकी AGM थी तो उनसे हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया। विश्वास नहीं, उन्होंने बोला कि आपकी उम्मीदों से ऊपर भी हम आपको काम करके दिखाएंगे। सबसे पहले आप लोग जो अलग अलग आप लोग चल रहे हैं वो सब इकट्ठे हो जाएं। तो हमने जो 4 एसोसिएशन चल रही थी देश के अंदर, व्हील चेयर, ब्लाइंड, डेफ, फिजिकल डिसेबिलिटी, उन सबको मिलाया। तो हमने उसको डिफरेंटली एबल क्रिकेट कमेटी ऑफ इंडिया हमने वो बनाई। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने हमेशा PCCI का साथ दिया और उसी की वजह से आज हम इस मुकाम पे पड़े हैं
बढ़े हैं कि जैसा जी ने, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी रवि चौहान है, उनको अपनी कमेटी में लिया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गोवर्धन आचार्य जी 98 में भीम स्टेडियम में टूर्नामेंट करवाते थे टेनिस बॉल से। पौधा लगाया हुआ उनका है। इनका मैं शुक्रगुजार हूँ गोवर्धन आचार्य जी का, जिन्होंने 2013 में मुझे पीसीसीआई से जोड़ा और बालाजी की कृपा से, महाराज जी के सानिध्य में और आप लोगों के सहयोग से जब भी जो भी सोचा वो मुझे मिला है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि जो भी पैसा हमें मिलता है, चाहे मंत्रियों से चाहे और कोई से, तो अब तो बीसीसीआई से भी पैसा आने लगेगा। 90% पैसा तो खिलाड़ियों को ही जाया करेगा, ताकि उन खिलाड़ियों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। आपने ये कहा कि किस किस राज्य में किस एसोसिएशन बनेगी। एसोसिएशन तो हमारी 24 राज्य में बन चुकी, लेकिन बीसीसीआई ने जब से अपना आशीर्वाद दिया है तो 5 स्टेट में तो बन चुकी और बाकी में प्रतिक्रिया चालू है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी इन खिलाड़ियों को मिलता है, जैसे नौकरी मिलती है, पैसा मिलता है, तो हमारे पीसीसीआई को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि हमारा मकसद ही ये है कि इन खिलाड़ियों को कुछ न कुछ मिले, ताकि और ज़्यादा खिलाड़ी हमारे देश में आए। पहले हम पाकिस्तान टीम लेके गए थे 2012-13 में, तो उस टाइम हमें बड़ी दिक्कत होती थी कि लेदर की बॉल से खिलाड़ियों को एक नई ऊर्जा देना था। कई खिलाड़ियों ने भी कहा, कई दोस्तों ने भी कहा कि आप इस बॉल से खिला रहे हो, पहले ही ये दिव्यांग है, किसी के बॉल लग जाएगी तो। फिर भी इनका जज्बा देखते हुए, और जैसे आचार्य जी भी, रवि जी भी उस टाइम रावलपिंडी टीम लेके गए थे, तो वहाँ पे जब हम जीत के आए सारे मैच और फिर फरीदाबाद जीते, उसके बाद गुड़गांव जीते, तो इन खिलाड़ियों में भी और हमारे में भी, इन खिलाड़ियों से ज़्यादा हमारे में ऊर्जा ज़्यादा आ गई कि इनके तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सोमवार रात को बिजली का शॉर्ट सर्किट एक परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ गया। यह हादसा घटित हुआ हनुमान ढाणी क्षेत्र स्थित एक मकान में, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग गई और सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि इस आग में घर का कोई सदस्य हताहत नहीं हुआ। बीती रात को हनुमान ढाणी स्थित नाई की दुकान के संचालक दीपक के घर में अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। इस बारे में दीपक व उसके परिजनों ने बताया कि बिजली की फ्लक्चुएशन के कारण घर में रखे फ्रिज में ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण मकान की दीवारें और छत सहित पूरा मकान और साथ में लाखों रुपए का सामान आग में स्वाहा हो गया। वहीं उन्होंने प्रशासन से घर में हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। गौरतलब है कि गरीब परिवार केवल मजदूरी करके अपना घर को संभालता था। अब तो दुकान सहित पूरा घर बिजली के कारण तबाह हो चुका है और कमाई का कोई सहारा नहीं बचा है। दुकान है जी नाई की, तो आवाज़ सी सुनी बड़ा की, तो इसलिए मैं देखा तो आग लगी हुई थी, तो मैंने गेट वगैरह तोड़ के चाचा को बाहर निकाला, देखा तो ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये फ्रिज वगैरह सब कुछ जब हो रही थी, वो बिजली वाले बुलाए थे, वो ठीक करे या ना करे, फिर बाद में लाइट आई, फिर ये हो गया, स्पार्किंग हो गई। तो ये फ्रिज है? हाँ ये फ्रिज होया था, पहले फ्रिज से हुआ या पता नहीं, पहले हुआ भी ऊपर भी बड़ा हुई थी। ये दिन में ही है ना, सारा दिन लाइट से पार्किंग कर रही थी, झपाझप हो रही थी, फिर ये चली गई, फिर ये 5 बजे से फिर से पार्किंग कर रही थी, फिर ये चली गई लाइट। फिर रात को 9 साढ़े 9 बजे ना, 9 बजे का करीब मैं पड़ोस में पूछने गई कि भाई तेरा लाइट आ रही है, कि उनकी चर्चा थी इन्वर्टर तक, तो मैं बुझने गई, ये पूरा सोन लाग रहे थे, जग गए थे जब, तो बाद में इन्हें नींद आ गई। आपका पति? हाँ मेरे पति यहाँ सो रहे थे, तो इनको आ गई नींद। मैं उनको पूछने गई तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई वहाँ पे, इतने में पीछे से लाइट आ गई। तो लाइट आने के बाद ये बड़ा फ्रिज है, ये बोल गया, इसमें आग लग गई
और इसमें आग लगने से मेरे तो सारा क्षतिग्रस्त हो गई है। सारी अंदर की जो लाइट है वो सारी फूक गई और लाइट पंखे सब जल गए। बिस्तर कपड़े, कोई एक कपड़ा भी नहीं बचा मेरे घर में, हाथ पोंछने के लिए भी, पहनने को तो दूर, ना ओढ़ने पहनने का बचा। सारा सामान, पर्दे वर्दे सब जल गए। हाँ। तो खाना खाने के बाद सो गया था। सोने के बाद लाइट आई, लाइट आने के बाद भी फ्रिज में ऐसा धुआं हो गया। मैं सोचा तो इससे गर्माश से ना मेरे नाक में दम गया, दम घुटने लग गया। जब मैंने कुआड़ी खुलवाया तो एक लड़का अंदर, दोस्त है लस्सू, उसका लड़के ने गेट तोड़ के निकला। नींद में दम घुट गया इनका, जब आँख खुली इनकी तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी मैं गले से। फिर मेरे को हॉस्पिटल ले गए सरकारी। बहुत ही एक, मैं तो कहता हूँ कि बहुत ही एक दयनीय स्थिति हुई है यहाँ पर। जैसे कल जैसे लाइट की वजह से, लाइट जैसे स्पार्किंग कर रही थी, लाइट कभी मंदी आ रही थी, कभी तेज आ रही थी, तो इसकी वजह से रात को शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इनका जो फ्रिज है वो ब्लास्ट हो गया, और जिसकी वजह से पूरे घर में धुआं और सब कुछ, मैं कहूँ मकान सारा फट गया है, छत फट गई है, सारी दीवारें ख़त्म हो गई है। और ये तो ना कि समय रहते ठीक रहा कि पड़ोसियों ने आकर इनको दंपत्ति को घर से बाहर निकाल लिया, वरना ये भी यहाँ पर एक जान की हानि भी होनी थी। और मेरी तो प्रशासन से यही गुहार है कि ये बेचारे गरीब लोग हैं, इनकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रशासन से गुहार है कि इनकी क्षतिपूर्ति की जाए। बाकी ये बहुत ही हादसा, बहुत ही भयंकर हादसा था। सब कुछ खत्म हो गया यहाँ पर। पूरा घर आप देख सकते हैं कि हर घर की दीवार, बेड, मतलब यहाँ तक छत भी फट चुकी है। तो प्रशासन इनको आर्थिक मदद करे, क्योंकि बहुत ही गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं ये। जल ही जीवन है और जल की महत्ता समझना बहुत ज़रूरी है। इसी थीम के साथ आज वैश्य महाविद्यालय की एनएसएस इकाई द्वारा 7 दिवसीय जागरूकता शिविर का आगाज किया गया। इस दौरान महाविद्यालय की प्रबंधक समिति सदस्यों ने उपस्थित होकर हवन में आहुति अर्पित कर शिविर का शुभारंभ किया। स्थानीय वैश्य महाविद्यालय में एनएसएस वॉलंटियर्स के लिए 7 दिवसीय जागरूकता कैंप का शुभारंभ किया गया। कैंप के प्रातःकालीन विंग का शुभारंभ सीबीएलयू एनएसएस यूनिट के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश मलिक व सायंकालीन एनएसएस विंग का शुभारंभ डीएसपी परमजीत समोता ने किया। वहीं इस अवसर पर विश्वविद्यालय प्रांगण में हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया। हवन यज्ञ में वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के प्रधान एडवोकेट शिवरतन गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पवन बुआनीवाला और अन्य पदाधिकारियों के साथ विश्वविद्यालय प्राचार्य के साथ यज्ञ में आहुति डाली। इस अवसर पर बच्चों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। वहीं कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वहीं पर्यावरण को सुरक्षित करने का संदेश देते हुए एनएसएस वॉलंटियर्स के द्वारा शहर में मुख्य सड़कों पर रैली भी निकाली गई। आज परम प्रसन्नता का विषय है कि अलग रूप में वैश्य महाविद्यालय में एनएसएस के 7 दिवसीय कार्यक्रम का प्रारंभ किया जा रहा है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज हवन से शुरू करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। और राष्ट्रीय सेवा योजना, जैसे सभी को पता है, मेरी इसमें हमेशा एक ही बात कहने की रहती है कि वास्तव में सेवा भाव जागृत हो इस योजना के माध्यम से। ये न केवल एक फॉर्मेलिटी रह जाए, बल्कि अंदर से जो भी छात्र छात्रा इसका भागीदार बने, वास्तव में उसके अंदर में एक ऐसी भावना जागृत हो जो देश के लिए सेवा कर सके। और सेवा का मेरी मान्यता एक और ऐसी है कि सेवा यदि आप करोगे ना, तो आप ये मान के चलिए कि उसका कई गुना प्रतिफल आप। ये स्कूल कॉलेज में ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो बच्चों में डे 1 से डिसिप्लिन लेकर आते हैं। वो खुद भी डिसिप्लिन रहते हैं, अपने साथियों को भी डिसिप्लिन रखते हैं, अपने परिवार को भी डिसिप्लिन रखते हैं। और आज का तो जो कार्यक्रम हो रहा है वो सेव वाटर, पानी बचाओ, इस बात पे पहला दिन है, उसका सेमिनार है। तो जैसा आप सब जानते हैं कि अगला जो 3rd विश्व युद्ध होने वाला है वो सिर्फ पानी पे होने वाला है। और पानी की अहमियत देखनी हो तो मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, कुछ सीनरी देखें आप, बड़े बड़े होटलों में लगी होती है, जिसमें एक औरत 20 माइल से एक टोकनी पानी गिलाती है राजस्थान में। वो सीनरी लाख लाख रुपए की बिकती है, आप लोगों को पता होगा। आइडिया क्या है उस लगाने का कि लोग इस बात को समझें कि पानी की कीमत क्या है। भिवानी में भी जब हम बच्चे थे तो यहाँ सुबह 1 घंटे नल आता था, 1 घंटे शाम को आता था, और पानी पे लड़ाइयाँ होती थी, सर फूटते थे। तो वो यदि बच्चे समझ जाएं कि सेव वाटर, तो उस पर मेरा एक ही कहना है कि जैसे पानी की बोतल रखी है, ये पानी की बोतल कोई भी आदमी अपनी मर्जी से ना खोले, जिसने पीना है तभी वो खोले। और पीने वाले आदमी से मेरा एक अनुरोध है कि यदि इसमें पानी बच गया तो अपने साथ ले जाए, इसको फेंके ना, वेस्ट ना करें। दूसरा मेरा पैगाम आज की तारीख में ये है कि आज मान लिया
अपने यहाँ कॉलेज में कोई भी आता है तो हमने पियोन को ये सिखाना है, अपने घर में भी सिखाना है माता बहनों को कि पानी मांगने पे देना है। पानी अपने आप 4 गिलास टेबल पे नहीं रखने हैं। ये एक बार लगता है बड़ी ख़राब आदत लगेगी, क्योंकि सदियों से चला आया काम ये कि हमारा पहला काम है कि कोई भी आता है तो हम 4 गिलास पानी के लेके आते हैं। तो अब ये थोड़ा बदलना पड़ेगा पानी को बचाने के लिए कि पहले पानी मांगे उसी को दो, वरना वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जो गिलास में पानी डाल देते हैं उसको नॉर्मली फेंक देते हैं। और आप इसका महत्व जानना चाहते हैं तो किसी वाटर वर्क्स पे जाओ, आपको पता चलेगा 1 लीटर पानी को प्योरीफाई करने में कितने पैसे लगते हैं। एनएसएस का 7 दिवसीय कैंप का आरंभ हो रहा है और इसका बढ़िया ढंग से हमने हवन करके इसका शुभारंभ किया है। वेदों में लिखा गया है कि हवन से जो कार्य आरंभ होता है वो ज़रूर सफल होता है, और मैं कामना करता हूँ कि 7 दिन के इस कार्यक्रम में बच्चे इस कैंप से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। आप सबको पता है, सारा देश जानता है कि राष्ट्रीय सेवा जो योजना है वो पूरे भारतवर्ष की लगभग 40 लाख जो है युवा इसके साथ जुड़े हुए हैं, और हर स्कीम हर मुहिम भारत सरकार जो कहीं भी उसको सही रूप से लागू करवाना चाहता है तो वो हमेशा राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से ही लागू होती है। और इस 7 दिवसीय कैंप का जो एक विशेष महत्व है, जिसमें बच्चों को विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। 2 दिन धूप खिलने के बाद अब आने वाले 2 दिन तक कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावनाएं हैं, जिसके लिए किसान कीटनाशक का छिड़काव सोच समझकर करें। ये जानकारी देते हुए खेतीबाड़ी विषय विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने किसानों को फसलों से बीमारी के बचाने के लिए विशेष सुझाव भी दिए। इस बारे में कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि विषय विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि 9 फरवरी से मौसम में एक बार फिर से बदलाव के कारण बूंदाबांदी होने की संभावना बनी हुई है। उन्होंने किसान भाइयों को बदलते मौसम में अपने फसलों व सब्जी के पौधों में दवाओं का छिड़काव करने की सलाह दी है, ताकि फसलों में अनेक बीमारियों से बचाव किया जा सके। डॉक्टर साहब आगे आने वाले मौसम के बारे में सबसे पहले तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि जो पिछले दिनों 3 तारीख को बरसात हुई, उसके बाद में 1-2 दिन धुंध छाई रही। आज मौसम जो है वो कल और आज मौसम साफ रहा, धूप जो है अच्छी धूप निकली। अब कल में फिर से मौसम में बदलाव है। कल कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना है और परसों 9 तारीख को लगभग स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना जो है वो बनी हुई है। तो किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर अभी कीट और बीमारियों का प्रकोप भी फसलों में हो रहा है तो उसके लिए आप अगर कोई छिड़काव करना चाहते हो तो आज कर सकते हो। कल और परसों 2 दिन जो है फिर से बूंदाबांदी होने की संभावना जो है। खेल खेल में बच्चे की जान जाना एक परिवार के लिए कितना दुखदाई होगा, ये हम शायद समझ भी ना पाएं। और ऐसा ही कुछ हुआ नगर की जागृति कॉलोनी में, जहां 11 वर्षीय कमल अपनी छत पर खेल रहा था और इस खेल में एक रस्सी उसके गर्दन में फंसकर उसकी मौत का कारण बन गई। इसके बाद से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। जागृति कॉलोनी में कमल सनोख नाराम का लड़का है, उम्र लगभग 10, साढ़े 10, 11 साल है, जो कल अपनी छत पे खेल रहा था। खेलते खेलते समय साथ छत में लगी जो रस्सी थी उसमें उसकी जो रस्सी है वो नाड़ में फंस गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। तो बताया जा रहा है कि बच्चे आपस में खेल रहे थे, कोई ट्राई कर रहा है ऐसा? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। उसके फादर के बयान पे है ना कार्रवाई करेगी। उसके फादर ने पूरा बता दिया कि मेरा बच्चा खेलते समय ही रस्सी गले में डलने के कारण मौत हुई है। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के।